स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 11 के रसायन विज्ञान अभ्यास 5 में आज हम लोग पढ़ेंगे आदर्श गैस क्या होता है और आदर्श गैस समीकरण क्या होता है। आज इस वीडियो में बताया जाएगा, तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे बायल का नियम क्या है और चार्ल्स का नियम क्या है। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उस भाग का वीडियो देख सकते हैं। तो आदर्श गैस क्या होता है, मतलब वे गैस होगा जो बायल का नियम और चार्ल्स का नियम को क्या करता है, पालन करता है। ऐसे गैस को क्या कहेंगे, आदर्श गैस कहते हैं। मतलब उसमें बायल का नियम भी लागू होगा और चार्ल्स का भी नियम लागू हो जाए, उसी को क्या कहा जाता है, आदर्श गैस कहा जाता है। तो पहले आप सभी विद्यार्थी पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए, आदर्श गैस। तो उत्तर लिखेंगे, वे गैस जो ताप दाब पर बायल तथा चार्ल्स के नियमों को पूर्ण पालन करती हैं, ऐसे गैस को आदर्श गैस कहते हैं। कितना आसान है। वे गैस जो ताप पर भी दाब पर, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर पर भी और प्रेशर पर भी किसका नियम, बायल तथा चार्ल्स का नियम का पूर्ण पालन करती हैं। पूर्ण मतलब पूरा पालन करती हैं, ऐसे गैस को आदर्श गैस कहते हैं। अब आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, तो आदर्श गैस समीकरण का मतलब यह हो गया कि बायल का नियम को और चार्ल्स के नियम को अगर संयुक्त कर दिया जाए तो एक समीकरण बनेगा। उस समीकरण को क्या कहा जाएगा, आदर्श गैस समीकरण कहा जाता है। मतलब आदर्श गैस समीकरण में दो नियमों का संयुक्त करने पर बनेगा। तो कौन कौन नियम है, बायल का नियम और कौन नियम है, चार्ल्स का नियम। तो अब यहाँ लिख लेंगे, बायल तथा चार्ल्स के नियमों को संयुक्त करने पर जो समीकरण बनता है उसे आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। कितना आसान है। किसका किसका नियम, बायल का नियम तथा चार्ल्स के नियमों को संयुक्त करने पर जो समीकरण बनेगा उसी को क्या कहते हैं, आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। अब बायल का नियम क्या है, तो बायल का नियम देख लीजिए क्या है, भी व्युत्क्रमानुपाती 1/P। ये किसका सूत्र है, तो बायल का नियम का सूत्र है। और यह जो सूत्र है किसका नियम है, तो चार्ल्स का नियम है। यह बायल का सूत्र और ये किसका है, चार्ल्स का सूत्र है। तो यह बायल का नियम में क्या बताया गया था, निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ व्युत्क्रमानुपाती क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ बट्टे में है इसलिए इसे व्युत्क्रमानुपाती कहेंगे, और यहाँ बट्टे में नहीं है तो इसे क्या कहेंगे, अनकर्मानुपाती कहेंगे। तो यहाँ कैसे बोलेंगे, तो भी व्युत्क्रमानुपाती 1/P और यहाँ कहेंगे भी अनकर्मानुपाती T। समीकरण नंबर ये 1 हो जाएगा और इस समीकरण नंबर क्या बनेगा, 2 बन जाएगा। अब करेंगे, संयुक्त करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करने पर, संयुक्त करने पर। अब संयुक्त कैसे होगा, यहाँ लिखेंगे भी तो भी मिलकर के क्या बनेगा आपका, भी मिलकर के भी हो जाएगा। चिन्ह लिख दीजिए। यहाँ क्या है, 1/P, तो 1/P उतार दीजिए और यहाँ T है तो यहाँ बगल में T लिख दीजिए। मतलब कैसे संयुक्त किया गया, बहुत आसान है। भी चिन्ह 1/P तो 1/P इंटू T हो जाएगा। अब ये इस चिन्ह को जब हटाएंगे, ये चिन्ह को जब हटाया जाएगा तो क्या आएगा, एक नियतांक आएगा। तो पहले इसमें गुणा कर लीजिए। T का गुणा जब 1 में करेंगे तो T में 1 का गुणा होगा तो क्या बनेगा, T हो जाएगा और T बटा क्या बनेगा, P बन जाएगा। अब इस चिन्ह को क्या करेंगे, हटा देंगे। जब इस चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नियतांक आएगा। और नियतांक का मान क्या रहेगा, उसका नाम क्या रहेगा। अब यहाँ पर इसको हटाने के बाद जो है, पहले नियतांक यहाँ पे नोट कर लिया जाए।
तो अब यह जो है चिन्ह हटा तो आर आ गया, तो यहाँ लिखेंगे v बराबर आर टी बटा पी हो जाएगा, जहाँ आर एक क्या है, नियतांक है, और इस नियतांक का नाम क्या है, जो गैस नियतांक है। इसे सार्वत्रिक गैस नियतांक भी कहा जाता है। याद रखिएगा आर का नाम क्या है, सार्वत्रिक गैस नियतांक। तो यहाँ पे लिख लेंगे जहाँ आर एक नियतांक है जो गैस नियतांक है। अब पी में जब भी का गुणा करेंगे तो पी में भी का गुणा होगा तो क्या बनेगा, पी भी हो जाएगा। पी भी बराबर क्या बनेगा, आर टी हो जाएगा। यही जो है आदर्श गैस समीकरण का क्या है, सूत्र है। मतलब ये जो सूत्र बना पी भी बराबर, मैंने पी का गुणा जब भी में कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, पी भी हो जाएगा, बराबर हो गया आर टी हो गया। मतलब ये जो सूत्र बना वह सूत्र का नाम क्या है, तो आदर्श गैस समीकरण का यह क्या है, सूत्र है। तो यहाँ लिख देंगे यही आदर्श गैस समीकरण का सूत्र है। यदि उसमें मोलों की संख्या यदि n है, मतलब यदि मोलों की संख्या क्या हो, n है, तो सूत्र क्या बनेगा, तो पी भी बराबर बनेगा n आर टी बनेगा। क्या बनेगा, पी भी बराबर n आर टी। अब n का नाम मोलों की संख्या है, तो मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है, तो मोलों की संख्या का सूत्र होता है भार बटा अणुभार। भार को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो W से, और अणुभार को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो m से। तो इसलिए n बराबर सूत्र होता है W बटा m होता है। अब इस n को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, W बटा m लिख लेंगे। तो क्या बन जाएगा, पी भी बराबर, यह किसके जगह पे लिखे हैं, n के जगह पे, तो W बटा m आर टी हो जाएगा। तो यह जो बना समीकरण, यह किसका समीकरण बन गया, गैस समीकरण बन गया। लेकिन वो किसके पदों में है, भार और अणुभार के पदों में है। तो यहाँ तीन समीकरण है, तो मेन जो समीकरण ये पी भी बराबर क्या है, आर टी है। यही जो है कौन समीकरण है, आदर्श गैस समीकरण का सूत्र है। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि बायल के नियम को और चार्ल्स के नियम को जब संयुक्त किया जाता है, संयुक्त करने पर जो समीकरण बनता है उस समीकरण को ही क्या कहते हैं, आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। तो इसे अपने कॉपी में पहले नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, आपको क्या हो जाएगा, ये नियम आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अंतरा आणविक अनियोजिक क्रिया क्या होता है और अंतरा आणविक जो है बल क्या होता है। तो पहले यहाँ पे हेडिंग नोट कर लेंगे, अंतरा आणविक बल किसे कहेंगे, तथा अंतरा आणविक अनियोजिक क्रियाएं तो इसका उत्तर होगा बहुत ही आसान है, अंतरा आणविक बल तथा अंतरा आणविक अनियोजिक क्रियाएं। क्या इसका उत्तर होगा, द्रव के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को अंतरा आणविक बल कहते हैं। बहुत आसान उत्तर है। तो यहाँ लिखेंगे द्रव के, या द्रव लिख सकते हैं, द्रव के अणुओं के मध्य मतलब बीच, मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, आकर्षण बल को अंतराणविक आकर्षण बल कहते हैं, कितना आसान है। तो द्रव के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहेंगे, अंतरा आणविक आकर्षण बल कहते हैं। और यहाँ लिखेंगे इनके अणुओं के परस्पर समीप आने पर उनके मध्य होने वाली जो क्रियाएं होती हैं उस क्रियाओं को क्या कहेंगे, अंतरा आणविक अनियोजिक क्रियाएं कहते हैं। तो यहाँ आगे लिख लेंगे इसमें, तथा इनके
तथा इनके अणुओं के परस्पर समीप आने पर उसके मध्य होने वाली क्रियाएं अंतरा आणविक अनयोय क्रियाएं कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि अंतरा आणविक बल क्या होता है और अंतरा आणविक अनयोय क्रियाएं क्या होता है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में पहले नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, आपको परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब अंतरा आणविक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, अब यहाँ पे प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हेडिंग नोट कर लेंगे, अंतरा आणविक अनयोय क्रियाएं के प्रकार। अंतरा आणविक जो अनयोय क्रियाएं होती हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे अंतरा आणविक अनयोय क्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। तो अब यहाँ पे क्रमशः 1-2 करके नोट करेंगे। पहला क्या होता है, दूसरा क्या होता है, तो यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, मतलब 6 जो है इसके प्रकार हैं। तो पहला लिखेंगे प्रेरित द्विध्रुव अनयोय क्रिया। क्या नाम है, प्रेरित द्विध्रुव अनयोय क्रिया। पहला का नाम क्या हो जाएगा, प्रेरित द्विध्रुव अनयोय क्रिया। दूसरा का नाम है द्विध्रुव अनयोय क्रिया। द्विध्रुव क्या है, अनयोय क्रिया। और तीसरा का नाम है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अनयोय क्रिया। क्या नाम है, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अनयोय क्रिया। तो समझ में आ रहा होगा। और चौथा प्रकार है आयन प्रेरित। क्या नाम है, आयन प्रेरित द्विध्रुव अनयोय क्रिया। और पांचवा जो है आयन द्विध्रुव अनयोय क्रिया। आयन द्विध्रुव अनयोय क्रिया। और छठवां जो है हाइड्रोजन आबंध। तो टोटल जो है 6 प्रकार जो है पढ़ना है। अंतरा आणविक जो है अनयोय क्रियाएं कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार। 6 का नाम जो है आप सभी विद्यार्थी पर अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कीजिए, 2 बार पढ़िए, आपको क्या हो जाएगा, यह अंतरा आणविक अनयोय क्रिया क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा।
तो आज का वीडियो कैसा था आप सभी विद्यार्थी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो आज का पढ़ाई जो रहेगा इतना ही रहेगा। अब मिलते हैं अब अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।